हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सुबह 10 बज चुके हैं, तो ये हमारा लीगल जीके का अपना नेक्स्ट एपिसोड है, जिसके अंदर मैं आपको अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा उसका थर्ड पार्ट है। तो जो लोग मेरे एप्लीकेशन को बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरा अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन भी अपना गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके फ़ोन के अंदर अपना आईफोन में भी आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपसे एक ORG कोड मांगा जाएगा। अब वो ORG कोड क्या होगा, वो बस एक सेकंड आप लिख दो ZPOGS। ठीक है। अभी ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये लीगल जीके में प्रोवाइड कराता हूँ, इसकी PDF आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ही देखने को मिला करेगी। ठीक है। चलिए, आज ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो अपने पार्ट को हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे अपना कोऑपरेटिव के बारे में। तो इसको कोऑपरेटिव को ना बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म हमारे इसलिए है अपना लीगल जीके पर्सपेक्टिव में। क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक अपनी पूरी मिनिस्ट्री ही बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के नाम से। ठीक है। और एक संविधान के अंदर अपना एक अमेंडमेंट भी करी थी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर। प्रोवाइडेड दैट कि इंसर्ट करा जाए आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C के अंदर कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, कि एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C के अंदर एक अपना फंडामेंटल राइट बनाने के लिए, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे। ठीक है, क्लियर है। फिर एक पार्ट नंबर 9th B जो है इंसर्ट करा गया था। जब अमेंडमेंट कर रहे हो तो इंसर्ट करा गया कि जो इनकॉर्पोरेशन, जितने भी हमारे इनकॉर्पोरेशन होंगे वो डील करे जाएंगे पार्ट नंबर 9B से। टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड या ऑफिस बियरर्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो पार्ट 9B जब इंसर्ट करा गया है ना, उसने जो है आर्टिकल्स को भी एक्सटेंड कर दिया। जैसे 243ZH था, हाँ ये 243ZH था, तो अब 243ZT तक इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था। ठीक है। फिर क्या हुआ, रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनल्ड कर दिया पार्ट नंबर 97th अमेंडमेंट एक्ट को, पार्ट नंबर 9th B को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो 97th अमेंडमेंट एक्ट ये 2011 वाला था ना, ये वाला। ठीक है। तो जो पास करा गया था पार्लियामेंट के द्वारा, विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड, कि भैया बिना रेटिफाई करे बिना स्टेट लेजिस्लेचर से पास कर दिया था पार्लियामेंट ने, एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई अगर कोई भी तुम संविधान के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हो तो वो रेटिफाई होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ये संविधान के अंदर लिखी हुई है, इसका पालन करना जरूरी है। तो संविधान का यहाँ पे बिना पालन करे अगर आप पार्लियामेंट के द्वारा कुछ अपना अमेंडमेंट पास करी गई है, जो कि ये गलत होगी, तो कोर्ट ने इसीलिए डिक्लेयर दैट पार्ट नंबर 9th B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोथ विद इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। रेटिफाइड कराना जरूरी है, सीधी बात आप ये समझिएगा। ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, ये 6th पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन। तो क्या हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने ना एक मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मान लेते हैं RTBF। तो याद रखना, ये एग्जाम के अंदर आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि RTBF की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि भाई राइट टू बी फॉरगॉटन को एक अधिकार के तौर पे यहाँ पे अपहेल्ड करा गया, लिखा है ना। ठीक है। तो RTBF, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये जो है एक अधिकार होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का रिव्यू फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपके बारे में कुछ पब्लिकली सोशल मीडिया पे कुछ छपा हुआ है, ठीक है, गलत सलत या सही झूठ कुछ भी, आप चाहते हो कि भाई मेरे को वो अपने बारे में, जो मेरे बारे में जानकारी है उसको मुझे हटाना है, तो क्या मैं यहाँ पर पब्लिकली जो मैटर मेरे अगेंस्ट में छपा हुआ है उसको मेरे को हटवाना है तो मैं हटवा सकता हूँ। यहाँ पे अभी रिसेंटली राइट टू बी फॉरगॉटन को क्लियर तौर पे बोला है कि आपका अधिकार है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है रिमूव आपको अगर करवानी है पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज में, इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड सर्च, ठीक है, एंड सर्च इंजन्स, database, website, etc. Once the personal information is in question is no longer necessary और relevant। तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहेल्ड करा और उन्होंने बोला कि हाँ भाई करवा सकते हो। तो राइट टू बी फॉरगॉटन कम्स अंडर द राइट टू प्राइवेसी
तो यहाँ पे एक बात और समझ में आती है, राइट टू बी फॉरगॉटन जो है हमारा राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये कवर अप होता है। प्रेजेंटली भारत के अंदर ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग हमारा इसको बनाया जा सकता है। दो जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंक्लूड्स इट बट लैक्स स्पेसिफाई राइट टू इरेज ऑफ डाटा एज गिवन द यूरोपियन। इसका मतलब यही है कि हमने जो एक बिल लेके आए थे ना अपने भारत के अंदर प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के अंदर, बट उसके अंदर हमारे को इरेज करने के बारे में कोई अधिकार नहीं दिया गया। जैसे कि हमारा राइट टू बी फॉरगॉटन, हमने इरेज करने का, डिलीट करने का, पब्लिक सोर्सेज पे डाटाबेस से अपना नाम हटवाने का अगर आपके पास अधिकार है, तो यहाँ पे इस बिल के अंदर इरेज के बारे में बात नहीं करी गई है। तो इसको भी एक तरह से यहाँ पे फंडामेंटल राइट के तौर पे राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड करके हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का भी अपना मानना था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी रिसेंटली हमारे एग्जाम के अंदर 2023 के एग्जाम्स में हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमिटीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म, ये भी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, डीजेएस के अंदर, हरियाणा के अंदर और एमपी के अंदर आता है ना अपना पोर्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी चीजें। DRSC यानी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी आर बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया मतलब कि दोबारा बनाया गया है और पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा है DRSC को, जो 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों पे सबसे ज्यादा चर्चा करेगी कि भैया देखो एग्जामिन करो बिल जो भी रेफर करे गए हैं, सिलेक्टेड स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जो भी मिनिस्ट्रीज ने उठाए हैं उनको एग्जामिन करो, और जो सरकार अपने कोई भी पॉलिसीज बिल्स इंप्लीमेंट करने वाली है उसको एग्जामिन करो। जो भी बजट आउटलेज होते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के, किसको कितना कितना बजट अलॉट करें नहीं करे, और किसी को ज्यादा तो नहीं जा रहा, बेफिजूली का तो नहीं जा रहा, ये सारा काम डिपार्टमेंट रिलेटेड। भाई बहुत बड़ा काम है इनके पास, तो फिर याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर इंपॉर्टेंट काम है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, और आउट ऑफ द 24 DRSC 4 वर्क अंडर RS मतलब राज्यसभा एंड 16 अंडर लोकसभा, कि 8 राज्यसभा के लिए काम करेंगी और 16 जो है लोकसभा के लिए काम करेंगी। याद रखना ये भी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से में इंपॉर्टेंट है कि DRSC हमारे भारत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो काम करती हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी कितनी है, 24 हैं। 24 में से 8 राज्यसभा के लिए काम करती हैं और 16 लोकसभा के लिए काम करती है। काम क्या करती है कि भाई एग्जामिन करना है बिल का, ठीक है, और स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च वर्क करना है, और जो भी पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस होने वाले हैं ये सब का काम करना है, और बजट के रिगार्डिंग यहाँ पे अलॉटमेंट जो करे जाते हैं उसके बारे में हमारे को काम, मतलब हमारे को नहीं, इनको काम करना होता है। हमारा काम क्या है, याद रखना इन सारी बातों को। तो ईच कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर रूल नंबर 268 हैज टोटल ऑफ 31 मेंबर्स एंड 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। 31 मेंबर होंगे, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ठीक है, दीज मेंबर जो है नॉमिनेट करे जाते हैं लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा के अंदर तो स्पीकर होते नहीं है, चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन भी वो होता है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये नॉमिनेट करते हैं किसको, देखो लोकसभा में से स्पीकर करेंगे 21 बंदों को, और 10 बंदों को राज्यसभा में से चेयरमैन साहब करते हैं। तो मिनिस्टर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ एनी कमेटी। ठीक है, ठीक है, ये सब रीड करने वाली बात है। सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो कैबिनेट ने अप्रूव करा है प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन वेस्ट बंगाल। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, गठन करने के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर अलाउ कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है ना वो लॉ बनाकर या क्रिएट भी कर सकती है, एबॉलिश भी कर सकती है किस चीज को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बनाई भी जा सकती है और खत्म भी करी जा सकती है कानून के द्वारा, कानून बनाकर आर्टिकल नंबर 169 में ये पावर दी गई है। ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर। और अगर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पासेस द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ये अलग बात है। और आर्टिकल नंबर 171 जो बात करता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो उनके पास 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द एमएलए इन द स्टेट, एंड ये इसका एक प्रोसीजर बता रखा है, ये आपको रीड करना पड़ेगा। इसको आर्टिकल नंबर 171 को एक बार रीड जरूर करना। ठीक है जी। और वंस द काउंसिल इज सेटअप, जैसे कि वेस्ट बंगाल विल बिकम द 7th इंडियन स्टेट टू हैव अ बाइकैमरल सिस्टम ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका मतलब बाइकैमरल का मतलब बताया ना, जिस स्टेट में दो अपने सेशंस अपने हाउस होते हैं, 2 हाउसेज जहां पे होते हैं उसको हम बाइकैमरल बोलते हैं। जैसे कि
7th बन जाएगा अगर मिल जाता है। हालांकि अभी 6 हैं, वेस्ट बंगाल के बाद 7वां हो जाएगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अपना कर्नाटका, और अगर वेस्ट बंगाल भी बन गया तो वेस्ट बंगाल भी माना जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हम बात करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही पता होता है ना कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर कांट सिट ओवर इलेक्शन कमीशन ओपिनियन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 12 MLAs फॉर एलिजिबली होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन मणिपुर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये होता है, एक तरह से मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं कि अगर आप सरकारी नौकरी पे हो ना तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तौर पे दर्जे पे माने जाओगे। तो आप जो है कोई भी तरह का इलेक्शन लड़ नहीं सक मतलब इलेक्शन लड़ तो सकते हो, अगर सीट जीत जाते हो तो आपको अपनी सरकारी नौकरी से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये अज्यूम करा जाता है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते जब आप कोई मंत्री के पद पे आ जाते हो। क्लियर तौर पे यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बोला है कि जो गवर्नर होगा ना वो इलेक्शन कमीशन के तौर पे ओपिनियन पे जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 12 MLAs फॉर एलिजिबली होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन मणिपुर, तो उसके ऊपर अपना गवर्नेंस नहीं दे सकता है, ये बात बोली है। तो जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या करा है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 लिस्ट वाइड रेंजिंग मेंबर्स ऑफ ऑफिस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, और इसके अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs MLAs की बात की जाती है ना, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो आर्टिकल नंबर 102 का क्लॉज नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 191 क्लॉज 1, MP और MLA इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंटर। ये तो सीधी सी बात है, इसमें सीधी सी बात ये समझिए भाई, मैंने आपको सीधे तौर पे बता दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप MP MLA कोई भी मंत्री के पद के लिए लड़ रहे हो तो आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए। ये क्लियर बात है कि सरकारी नौकरी चूज करो या मंत्री का पद चूज करो, ये आपके ऊपर ऑप्शन होता है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 जिसमें भी राहुल गांधी को जो है उनकी राज्यसभा की सीट को कैंसिल कराया ना, वो इसी एक्ट की मदद से ही तो कराए। तो होल्डिंग एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट होल्ड करके रखी हुई है तो भाई आप डिस्क्वालिफिकेशन, आपकी जो पद है मंत्री का वो हट जाएगा, MP का पद हो या MLA का पद हो, सीधी सी बात है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस हम समझ लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि टेस्ट अगर हम करें डिटरमाइन वेदर द पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज और नॉट, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये केस आ गया प्रद्युत बरडोली वर्सेस स्वापन रॉय 2001। Supreme Court outlined the 4 board principle for determining whether an office attract the constitutional disqualification, whether the government exercise control over appointment, removal or performance of function of office, whether the office any remuneration attached to it, whether the body in which the office is held has government। इसमें यही बता रखा है कि भाई कब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, सरकार के क्या क्या ड्यूटीज हैं वगैरह वगैरह। ये इंपॉर्टेंट केस है, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, इसी केस के अंदर ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करा था कि एक्चुअली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम क्या मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन एज टू वेदर वन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtain a monetary gain। इसका मतलब ये है कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर केवल सरकारी नौकरी तो होती है, लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि सरकार से वो पैसे एज अ सैलरी के रूप में ले रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, नहीं ले रहा तो नहीं माना जाएगा। ये हमारे को जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट के केस में सीधे तौर पे ये बात बोल दी गई थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को और डेप्थ को समझाने के लिए, ठीक है जी। बस ये आखिरी चीज है हमारी। राज्यसभा पासिस कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये कानून बन चुका है। तो ये एक्ट क्या मांग कर रहा है, पार्ट नंबर 18 ऑफ द शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिलीटेशन ऑफ अबोर, इंक्लूजन ऑफ मिशम कायाम मिजू मिशिम। ओके, ये आप टर्म्स पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। इसमें मांग करी जा रही है कि भैया इसको संविधान में ये सारे पॉइंट्स को ऐड करा जाए, सीधी बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फर्दर इट परमिट्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई। इसका मतलब यही है कि भाई कौन कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के अंदर ऐड लोगों को करना है और कम्युनिटीज को करना है या नहीं करना है, ये प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर दी गई है संविधान के द्वारा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आपको पता रहना चाहिए। बट मुद्दे वाली बात है यहाँ पे जो बिल पास करा गया है ना, इसमें क्या मांग करी गई है, ये पॉइंट, ठीक है। और एक्ट का नाम क्या है, ये पॉइंट, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी।
ठीक है। इसकी पीडीएफ ये मर्ज करके देखो, हमने 3 पार्ट में पढ़ा था ना। पहला पार्ट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। थर्ड पार्ट में हमने आज ये सारे अपना कवर अप कर लिया है। तो सबकी पीडीएफ में आज के मतलब आज मैं अपलोड कर दूंगा अपना 14 जून, 15 जून, 16 जून की जो पीडीएफ है मैं आपको सब कुछ अपलोड कर दूंगा अपने पर्टिकुलर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के एप्लीकेशन के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।